नमस्ते। और आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी पर गहराई से नजर डालेंगे, खास तौर पर उस सेक्शन पर जिसे कई लोग सबसे मुश्किल मानते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी। और जिसे कई लोग इस परीक्षा की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। हाँ, इससे सीधे 30 प्रश्न तो आते ही हैं, लेकिन इसकी समझ आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित जैसे दूसरे विषयों के पेडागोजी वाले हिस्से में भी बहुत मदद करती है। अगर सीडीपी पर पकड़ मजबूत है तो पूरे पेपर में 90 से ज्यादा स्कोर करना काफी आसान हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं, कुछ ऑनलाइन कोचिंग के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कुछ स्टडी गाइड्स हैं और कुछ परीक्षा की रणनीति बताने वाले दस्तावेज। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि सीडीपी के लिए क्या पढ़ना है, बल्कि ये जानना है कि सवालों को सोचना कैसे है। सही बात है। परीक्षा को स्मार्ट तरीके से कैसे हल करना है। हम बुनियाद से शुरू करेंगे और फिर पेडागोजी के सवालों को हल करने की एक बहुत ही कारगर रणनीति पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सीडीपी का जो सिलेबस है वो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा है: बाल विकास, समावेशी शिक्षा और अधिगम व शिक्षा शास्त्र। लेकिन इन सब की शुरुआत एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल से होती है: वृद्धि और विकास में फर्क क्या है? हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर हमारे स्रोतों के मुताबिक यहीं से सही सोच की नींव पड़ती है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है जो इस अंतर को एकदम साफ कर देती है। अच्छा? एक आदमी ने देखा कि एक विशाल हाथी को एक बहुत पतली सी रस्सी से बांधा गया है। तो उसने महावत से पूछा कि इतना ताकतवर जानवर इस कमजोर रस्सी को क्यों नहीं तोड़ता। महावत ने जवाब दिया, जब ये छोटा था तब भी हम इसे इसी रस्सी से बांधते थे। उस वक्त इसने बहुत कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे इसने मान लिया कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। मतलब आज उसका शरीर तो बहुत बड़ा हो गया है, पर उसका दिमाग वो वही अटका हुआ है। एकदम सही। उसका शरीर बड़ा होना वो है वृद्धि यानी ग्रोथ। ये सिर्फ शारीरिक है, जैसे लंबाई, वजन का बढ़ना। इससे मापा जा सकता है, इसलिए ये मात्रात्मक है और ये एक समय के बाद लगभग 18-20 साल में रुक जाती है। हाँ। लेकिन उसका ये मान लेना कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, ये उसके विकास यानी डेवलपमेंट से जुड़ा है, जो रुका हुआ है। विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी तरह के बदलाव शामिल हैं। तो ये गुणात्मक है। हाँ, ये हमारी कार्यक्षमता में सुधार है। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उंगलियों का लंबा होना तो वृद्धि है, पर उन उंगलियों से सुंदर पेंटिंग बनाना या गिटार बजाना सीखना वो विकास है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में विकास के 4 मुख्य आयाम बताए गए हैं, जिन्हें याद रखने का एक फॉर्मूला भी है, PCS। P से फिजिकल यानी शारीरिक, C से कॉग्निटिव यानी दिमागी, S से सोशल सामाजिक और E से इमोशनल यानी संवेगात्मक। और सबसे जरूरी बात, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एक बच्चे के दांत में दर्द है, ये एक शारीरिक समस्या हुई। हाँ। इस वजह से उसका क्लास में ध्यान नहीं लगेगा, ये हो गया कॉग्निटिव असर। वो दर्द के कारण दूसरे बच्चों से बात नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, ये सामाजिक असर है। और चिड़चिड़ा रहेगा दिन भर। बिल्कुल। और वो दिन भर चिड़चिड़ा रहेगा, ये भावनात्मक असर है। इसे ही सर्वांगीण विकास कहते हैं। परीक्षा में कोई भी सवाल आए, बच्चे को इन्हीं चारों आयामों पर एक साथ देखना होता है। और विकास की एक दिशा भी होती है। स्रोत कहते हैं कि ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स। बिल्कुल। बच्चा पहले अपनी बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखता है, जैसे दौड़ना, कूदना या पूरे हाथ से गेंद फेंकना। यह है ग्रॉस मोटर स्किल। इसके बाद वो अपनी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण सीखता है, जैसे 2 उंगलियों से मटर का दाना उठाना या पेंसिल पकड़कर लिखना। ये फाइन मोटर स्किल है। अच्छा। ये तो हुई शारीरिक विकास की बात। लेकिन दिमागी और सामाजिक विकास कैसे होता है? इसी पर सीडीपी के 3 सबसे बड़े नाम पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग अपनी पूरी थ्योरी बनाते हैं। हाँ, ये नाम तो हर स्रोत में है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। कहा जाता है कि अकेले ये 3 मनोवैज्ञानिक ही 4 से 5 नंबर दिला सकते हैं, लेकिन इनकी थ्योरीज थोड़ी जटिल लगती हैं। इन्हें समझना आसान है अगर आप इनका मूल मंत्र या कोर आइडिया पकड़ लें। ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जॉन पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है।
वो चीजों को छूकर, देखकर, तोड़ मड़ोड़ कर दुनिया को समझता है। मतलब बच्चा खुद का शिक्षक है, अपने अनुभवों से सीख रहा है। सही पकड़ा। अब आते हैं लेव वाइगोत्स्की पर। वो कहते हैं नहीं, बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो समाज, संस्कृति और भाषा की मदद से सीखता है। एक बच्चा वो काम जल्दी सीख जाता है जो वो किसी बड़े या अपने से ज्यादा जानने वाले दोस्त की मदद से करता है। वाइगोत्स्की के लिए सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की में तो एक तरह से सीधा टकराव लगता है। एक कहता है बच्चा खुद सीखता है, दूसरा कहता है समाज सिखाता है। ये एक बहुत शानदार बिंदु है। यही वो बारीकी है जो परीक्षा में काम आती है। पियाजे विकास को पहले और सीखने को बाद में रखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना और सामाजिक संपर्क ही विकास को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरे कोलबर्ग। हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग, वो सही और गलत की समझ पर बात करते हैं, जिसे नैतिक विकास कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चा नैतिकता की सीढ़ियां चढ़ता है। शुरू में वो सजा से बचने के लिए सही काम करता है। अच्छा, जैसे होमवर्क कर लेना ताकि डांट ना पड़े। बिल्कुल। फिर समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए। और बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां वो सार्वभौमिक सिद्धांतों के लिए सही गलत का फैसला करते हैं। तो संक्षेप में, पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक, वाइगोत्स्की का सामाजिक शिक्षार्थी और कोहलबर्ग की नैतिकता की सीढ़ी। हाँ, ये तीन विचार कई सवालों का आधार दे सकते हैं। चलिए, ये तो हुई फाउंडेशनल बातें, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सवाल सामने आता है। ये जो पेडागोजी के सवाल आते हैं ना सीटेट में, हाँ, बहुत लंबे होते हैं। उनको तो बस पढ़ते पढ़ते ही पूरा टाइम निकल जाता है। और यहीं पर वो रणनीति काम आती है, जिसे हमारे स्रोत टैग वर्ड्स या कीवर्ड्स का तरीका कहते हैं। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। आज की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बच्चा ही हीरो है। तो हर वो विकल्प सही होने की संभावना ज्यादा है जिसमें बच्चे को प्राथमिकता दी जा रही है, और हर वो विकल्प गलत है जो बच्चे को निष्क्रिय या कमतर दिखाता है। तो इन स्रोतों के आधार पर पॉजिटिव शब्दों का थीम है बच्चे को हीरो बनाना, जैसे बच्चे को भरपूर अवसर देना, अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, चाहे वो अपनी बात कहने का हो, सवाल पूछने का हो या कोई काम करने का। और उसे करके सीखने का मौका देना, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, बच्चा जब खुद कुछ करता है अपने हाथों से तो वो सबसे अच्छा सीखता है। इसी से जुड़ा है सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब बच्चा क्लास में सिर्फ एक मूक दर्शक ना हो। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव शब्द है विविधता या बहुभाषिकता। हाँ, डाइवर्सिटी या मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब क्लास में अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का होना कोई समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। और पढ़ाने के तरीके को दैनिक जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ कनेक्शन। हाँ, अगर आप गणित में जोड़ना घटाना सिखा रहे तो उसे बाजार में खरीदारी से जोड़ें, तभी पढ़ाई उसे सार्थक लगेगी, बोझ नहीं। और एक शब्द जो मुझे बहुत पसंद है वो है त्रुटियां, एरर्स, गलतियां। हाँ, बच्चे की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये खिड़की की तरह है जिससे टीचर बच्चे के दिमाग में झांक सकता है कि वो सोच कैसे रहा है। ठीक है, अब आते हैं खतरे की घंटी पर। नेगेटिव शब्द, रेड फ्लैग्स। इनका थीम है बच्चे को कैदी बनाना या सीमित करना। इसमें सबसे बड़ा विलन है केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। हाँ, ये 99% नेगेटिव होता है क्योंकि ये विकल्पों को बहुत सीमित कर देता है। शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है, उसे केवल में नहीं बांधा जा सकता। जैसे बच्चे केवल पाठ्यपुस्तक से सीखते हैं, ये तो सरासर गलत है। एकदम गलत। अगला है रटना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग। NEP 2020 भी रटने की बजाय समझने पर जोर देती है। और जाहिर है दंड, सजा, भय, पनिशमेंट या फियर। बच्चे को डराना या मारना एक अपराध है और सीखने की प्रक्रिया में इसकी कोई जगह नहीं है। फिर आता है तुलना, पृथक्करण, कंपैरिजन या सेग्रीगेशन। दो बच्चों की आपस में तुलना करना मतलब आप एक बच्चे को नीचा दिखा रहे हैं, और उन्हें होशियार कमजोर के ग्रुप में बांटना भी समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। हर बच्चा खास है। एक शब्द है मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड। एक मिनट, मुझे लगा था कि मानकीकृत टेस्ट तो अच्छी चीज है। इससे सभी छात्रों को एक ही पैमाने पर निष्पक्षता से परखा जा सकता है। तो फिर शिक्षा शास्त्र में इसे नेगेटिव क्यों माना जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो दुविधा है जिसमें कई लोग फंसते हैं।
मानकीकृत का मतलब है सभी के लिए एक जैसा कठोर नियम या तरीका। अच्छा। ये तरीका बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करता है। हर बच्चे के सीखने की गति, तरीका और जरूरतें अलग-अलग होती हैं। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा में कठोरता की जगह लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। मूल्यांकन भी लचीला होना चाहिए, न कि सबके लिए एक ही डंडा। समझ गया। तो जहां बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा हो, वो नेगेटिव है। हाँ, और अगर किसी विकल्प में बच्चे को निष्क्रिय दिखाया जा रहा हो, पैसिव, मतलब वो सिर्फ चुपचाप सुन रहा है, तो समझो वो सीख नहीं रहा है। सही बात है। तो अब इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? इसका इस्तेमाल एलिमिनेशन मेथड से करना है, काटने वाला तरीका। चलिए एक काल्पनिक सवाल से इसे समझते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल पढ़ता हूं जो सीटेट के पैटर्न जैसा है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह समझा जाना चाहिए? और 4 विकल्प हैं। ए, ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। बी, उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों से ही सीखना चाहिए और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। सी, छोटे वयस्कों के रूप में, जिनकी सोच वयस्कों जैसी ही होती है। और डी, अपने ज्ञान का निर्माण करने में सक्रिय भागीदार के रूप में। चलिए एलिमिनेशन शुरू करते हैं। विकल्प ए में निष्क्रिय शब्द है। रेड फ्लैग। हाँ, एक बड़ा रेड फ्लैग है। बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, तो ए को काट दें। विकल्प बी में केवल शब्द है, एक और रेड फ्लैग। बिल्कुल, ये बच्चे को पाठ्य पुस्तक तक सीमित कर रहा है और सवाल पूछने से भी रोक रहा है, तो बी भी गया। अब बचा सी और डी। विकल्प सी कहता है कि बच्चों की सोच वयस्कों जैसी होती है। ये पियाजे के सिद्धांत के भी खिलाफ है, जो कहते हैं कि बच्चों की सोच की वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वयस्कों से अलग होती है। अच्छा, तो सी भी गलत है। तो हमारे पास सिर्फ डी बचा, जिसमें सक्रिय भागीदार और ज्ञान का निर्माण जैसे पॉजिटिव शब्द हैं। हाँ, ये पियाजे की नन्हे वैज्ञानिक वाली बात से भी मिलता है। तो सही जवाब डी है। देखा कितना आसान हो गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचना जरूरी है। क्या? अगर सवाल में ही नहीं या के अलावा पूछा गया हो, जैसे इनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो पूरा खेल पलट जाता है। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपका नेगेटिव शब्द ही आपका सही उत्तर बन जाएगा। अच्छा। क्योंकि सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन विकल्पों में से गलत क्या है। तो जो टैग वर्ड आमतौर पर गलत होता है, वही उस सवाल के लिए सही जवाब होगा। परीक्षा में सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना इसीलिए जरूरी है। तो इसका सार क्या है? पहला, सीडीपी की बुनियाद को समझें, खासकर वृद्धि और विकास के अंतर को। और उनके आपसी संबंध को। दूसरा, पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग के मूल विचारों को पकड़ें। रटे नहीं, बस उनका सार समझें। और तीसरा, लंबे सवालों से डरने की बजाय बाल केंद्रित मानसिकता को अपनाएं। हाँ, खुद को एक आदर्श शिक्षक की जगह रखकर सोचें। और इन पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। एलिमिनेशन मेथड से ना सिर्फ टाइम बचेगा, बल्कि आपकी सटीकता भी बढ़ेगी। ये तो बहुत ही व्यावहारिक और असरदार लग रहा है। ये स्रोत हमें आदर्श शिक्षण के सिद्धांत और रणनीतियां तो बताते हैं, लेकिन सोचने के लिए एक सवाल ये है, जब एक असल भारतीय क्लासरूम में 40 या 50 बच्चे होते हैं, जहां हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना वो लगभग नामुमकिन लगता है, तो इन बाल केंद्रित सिद्धांतों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं? और एक शिक्षक के तौर पर इस आदर्श सिद्धांत और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को कैसे पाटा जा सकता है?